नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में 29 जनवरी 2021 को एक ब्लास्ट होता है और यह धमाका इजरायली दूतावास के पास होता है। और उस दिन होता है जिस दिन इंडिया गेट पर बीटिंग रिट्रीट चल रही है और इंडिया गेट ब्लास्ट की जगह से लगभग 2 सवा 2 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट के पास और इजरायली दूतावास के बहुत नज़दीक होने वाला यह धमाका कई सवाल लिए हुए है। पहला सवाल ये कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, कितनी चुस्त थी, कितनी दुरुस्त थी, उनकी निगरानी कैसी थी। और दूसरा ये कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसियां, वो क्या कर रही थी। अगर इन दोनों को धता बताते हुए, इन दोनों को चकमा देते हुए यह धमाका हो गया है तो यह अपने आप में एक संगीन सवाल है। अब यह किस दिन होता है, किन लोगों के जरिए होता है और इसमें क्या क्या अंदेशा है, इस पर आते हैं। 29 जनवरी 2021 को 29 साल पूरे हुए भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों के, यानी कि 2021 का जो साल है। 1992 जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने इजरायल के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को बहाल किया था। वैसे इजरायल को भारत ने 1950 में ही पहचान दे दी थी, या यूं कहिए कि उसको उसकी हैसियत देश के तौर पर दे दी थी, लेकिन राजनयिक संबंध भारत के उसके साथ बहाल नहीं हुए थे। कारण था फिलिस्तीन का जो आंदोलन चलता रहा वो इजरायल के खिलाफ था और फिलिस्तीन के खिलाफ हिंदुस्तान का खड़ा होना इजरायल के साथ संबंधों के बहाल होने के बराबर ही था। यानी कि अगर आप इजरायल के साथ संबंध बहाल करते हैं राजनयिक, तो आप फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जाते हैं और फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कोई भी फैसला देश के भीतर मुस्लिम तबके को नाराज़ कर सकता था। तो लोकतंत्र में वोट की राजनीति के चलते बहुत लंबे समय तक मान्यता देने के बाद भी राजनयिक संबंध इजरायल के साथ भारत ने नहीं रखे। वो 1992 में बहाल हुए और 1992 से लेकर के 2021, यह जो 29 साल पूरा हुआ, तो 29 साल पूरा होने पर 29 तारीख को होने वाला यह ब्लास्ट इजरायल और भारत दोनों के लिए एक संदेश है और सबक भी। ब्लास्ट की जगह पर एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और उसमें दो लोगों का जिक्र है, एक कमांडर सुलेमानी और दूसरा फखरी ज़ेरा। कमांडर सुलेमानी, आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी में इराक में उनकी कार पर हमला हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी। कमांडर सुलेमानी ईरान की उस फौज के कमांडर थे जो ईरान के बाहर ईरान के हितों को साधने और मित्र देशों को मजबूत करने या उनकी मदद करने का काम करती थी या करती है। कमांडर सुलेमानी ईरान की जो सत्ता है उसके बहुत नज़दीक थे और बहुत विश्वास पात्र। कमांडर सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका दोनों पर शक जताया था। उसके बाद नवंबर में 2020 में एक और हत्या होती है और वो फखरी ज़ेरा की है। फखरी ज़ेरा ईरान के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते रहे हैं और जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, उस परमाणु कार्यक्रम का बहुत बड़ा, या यूँ कहिए कि अहम हिस्सा रहे फखरी ज़ेरा। उनकी हत्या के बाद भी ईरान ने यह शक जताया था, या उसने यह गुस्सा जाहिर किया था कि इसके पीछे इजरायल और अमेरिका हो सकते हैं। इजरायल और अमेरिका का ईरान से क्या संबंध है या क्या दुश्मनी है, ये जो शत्रुता है ये पुरानी है, उस पर अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस बात पर आना चाहता हूं कि भारत में इजरायली दूतावास के पास जो धमाका हुआ है वो धमाका क्या कहता है। 3 बातों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के सवाल, खुफिया एजेंसियों को लेकर के सवाल और भारत इजरायल को एक संदेश या फिर संकेत। भारत और इजरायल के संबंध हाल में बहुत मजबूत हुए। 2014 में जब मोदी की सरकार आई, उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री तो नहीं थे, उस समय गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के तौर पर वो इजरायल के दौरे पर गए थे और 2015 में राष्ट्रपति की हैसियत से प्रणब मुखर्जी ने इजरायल का दौरा किया था। और आपको याद होगा कि जुलाई 2017 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत सारी तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई थी और वो वीडियो जो समूचे देश और दुनिया ने देखा था। इजराइल एक छोटा सा देश है और भारत की आज़ादी के समय ही वह भी वजूद में आया और भारत ने 1950 में उसको मान्यता दी, लेकिन 1992 तक उसके साथ राजनयिक संबंध नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता के आने के बाद इजराइल के साथ संबंध को बहुत तेज़ी से मजबूत किया गया और आज इजराइल बहुत ताकतवर और बहुत भरोसेमंद दोस्त है हिंदुस्तान का। उसको 2-3 उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि चीन के साथ जब हमारा टकराव चलने लगा और लेह लद्दाख के इलाके में चीनी फौज के साथ आमना सामना था, उस वक्त इजराइल ने कहा था कि हमारा दोस्त है हिंदुस्तान, उसको जब कभी भी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी इजराइल वो मदद करेगा। इजराइल भारत जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है, यानी कि हम सैन्य साजो सामान जो ख़रीदते हैं, जो टॉप 4 नेशंस हैं, ऊपर के 4 देश, उनमें से एक इजराइल है। लगभग $1 बिलियन का हम सैन्य साजो सामान इजराइल से ख़रीदते हैं। जो ड्रोन है अभी यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल, उस ड्रोन जिसको हेरोन कहते हैं, जो इजरायली ड्रोन है, वो लेह लद्दाख के इलाके में अब निगरानी करता है, लेकिन वो बहुत पहले से हिंदुस्तान की ज़रूरत में था और अब वो हिंदुस्तान की सरहद पर निगरानी करता है और चीनी फ़ौज पर नज़र रखता है। जितने भी युद्ध हुए, वो चाहे करगिल का हो या 1971 का हो या 65 का हो या 62 का हो चीन के खिलाफ, सभी युद्धों में इजराइल हिंदुस्तान का साथी रहा। यह बात ठीक है कि तब भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध नहीं थे 1999 के करगिल युद्ध को छोड़ दें तो बाकी युद्धों में, लेकिन इजराइल ने अपना रोल निभाया और बतौर दोस्त उसने भारत की मदद की और अब पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। अब इसमें एक कारण आप मान सकते हैं कि जिस किसी भी के ज़रिए यह धमाका हुआ है, इस धमाके के पीछे जो भी है, उसका भारत और इजराइल दोनों से दुश्मनी वाला रिश्ता रहा होगा। अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है यह जानने के लिए कि इसके पीछे कौन है, तो उसको मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार यह कह रही है इजराइल को, या विदेश मंत्रालय ने इजरायली विदेश मंत्री को कहा है कि यहाँ धमाके के पीछे जो भी एजेंसी, जो भी संगठन, जो भी देश रहे होंगे या होंगे, उनके बारे में पता किया जाएगा। इजरायली दूतावास में जितने भी लोग हैं, इजराइल के जो भी नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार लेती है। भारत में, यानी खास करके दिल्ली के भीतर जितने भी ईरान मूल के लोग हैं, उनके बारे में पता किया जा रहा है और वैसे लोग जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, उनकी भी तलाश चल रही है। अभी अभी खबर आई है कि जो गाड़ियां उस दिन उस रोड से गुजरी हैं, कैब, उनके बारे में भी पता किया जा रहा है, लेकिन अंदेशा ईरान के ऊपर ज़्यादा है। इसीलिए ईरानी लोग जो दिल्ली में अभी हैं या हो सकते हैं, उनके बारे में पता किया जा रहा है। ईरान का कारण क्या है? ईरान और भारत के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में तने हैं, ख़राब हुए हैं। ईरान, जहां भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट शुरू किया था, चाबहार जो ईरान का बहुत बड़ा बंदरगाह है, जहां से भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक रास्ता निकाल रहा था और उस रास्ते से चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत नुकसान था। वो रास्ता चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए चिंता का कारण था, दोनों की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन उस प्रोजेक्ट से हिंदुस्तान बाहर आ गया पिछले साल, क्योंकि अमेरिकी जो हुकूमत थी, ट्रंप की जो सरकार थी, वो नहीं चाहती थी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, जिस तरीके से ख़राब हैं, उसमें भारत ईरान के साथ दोस्ताना संबंध रखे। ईरान ऐसा देश है जिससे भारत अपना जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट करता है और टोटल क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है उसमें से 80% ईरान से आता था। तब अमेरिकी प्रशासन ने कहा था कि आप एक काम कीजिए, ईरान से जो क्रूड ऑयल आप मंगाते हैं, आप सऊदी अरब से मंगाया कीजिए, उसकी भरपाई सऊदी अरब कर देगा।
सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हैं और सऊदी अरब हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर हुए हैं और सऊदी अरब इजराइल के रिश्ते बेहतर हुए हाल के वर्षों में। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस में इजराइल के विमानों के आने की अनुमति दे दी है। यानी कि सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका और भारत ये ऐसे देश हैं जिनके रिश्ते बहुत बेहतर हैं, दोस्ताना हैं, भरोसे के हैं और किसी भी मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ ये देश खड़ा हो सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच एक लड़ाई चलती है। वो लड़ाई मुस्लिम देशों की कमान अपने हाथ में लेने की है, उनका नायक बनने की है। सऊदी अरब जो सुन्नी बहुल देश है और ईरान जो शिया बहुल देश है। ईरान के साथ जब भारत ने अपने पैर पीछे खींचने शुरू किए, उसके बाद से ईरान, चीन और पाकिस्तान का एक नेटवर्क बना, यूं कहिए कि गुट बना। तो जो भारत है, या यूं कहिए कि एशिया, वो भी पश्चिम एशिया में हिंदुस्तान के रिश्ते ईरान से ख़राब हुए और सऊदी अरब से बेहतर हुए और पाकिस्तान, ईरान और चीन के बीच जो संबंध हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे हुए। इसलिए ईरान ने, बहुत मुमकिन है या ईरान के संगठनों ने ये सोचा होगा कि हिंदुस्तान से बिगड़ते हुए संबंधों के दरमियान इजराइल के दूतावास के पास धमाका करके यह संकेत दिया जा सकता है कि हम हिंदुस्तान जैसे चाक चौबंद रहने वाले मुल्क, यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद दावा यही है कि कश्मीर के बाहर देश में कहीं भी अभी तक कोई भी हमला नहीं हुआ। वैसे ये हमला आतंकी हमला है या नहीं है, साफ नहीं है, लेकिन उन हमलों के इतने वर्षों तक नहीं होने के बाद एक हमले का राजधानी के भीतर इजरायली एम्बेसी के पास होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए उन संगठनों ने या उस देश ने या जो कोई भी इसके पीछे रहा होगा, उसकी मंशा यही रही होगी कि एक मजबूत सुरक्षा बंदोबस्त का दावा करने वाले देश के भीतर इजरायली दूतावास के पास धमाका करके यह कहा जाए कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। लेकिन हिंदुस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके लिए, या फिर इजराइल का मुसाद भी अब संपर्क में है और वो भारत से बार बार कह रहा है कि अगर हमारी ज़रूरत कहीं भी आपको पड़ती है तो आप बताइए, हम इस मामले में जांच करने को तैयार हैं, पता लगाने को तैयार हैं कि इसके पीछे कौन है। मुसाद दुनिया के सबसे सक्षम और चुस्त मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, खुफिया एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ रॉ है। तो मुसाद भी लगातार इस मामले में घुसा हुआ है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो घुसी पड़ी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज घुसी पड़ी हैं। लेकिन इस धमाके के पीछे जो कारण है और जो संगठन हैं, जब तक वो सामने नहीं आते हैं तब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इस धमाके ने बहुत सारे सवालों को और बहुत सारे दावों को ध्वस्त ज़रूर किया है। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी।